शीला, फिर मैं घर चला जाऊंगा मुन्नी को लेके। अरे हमारी सबसे बड़ी आदत होती है हमारी सोच। जब तक ये आदत नहीं बदलती तब तक हालात नहीं बदलते हैं। जी बोलिए। मैंने अपने बेटे का खून किया है, मार दिया उसको जान से, खत्म कर दिया सब कुछ। साहब एक मिनट साहब, सुनिए साहब, ये मेरे ससुर है साहब, और इन्होंने आपसे जो भी कहा है साहब झूठ कहा है। मैंने मारा अपने शौहर को, समीर को मैंने मारा है साहब। सबीना तू घर जा। साहब ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बचाना चाहती है साहब। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, समीर का कत्ल मैंने ही किया है साहब। सबीना मैंने कहा ना तू घर जा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले रहमत शेख, जिनकी उम्र करीब 60 साल की है, वो एक दिन करमपुर पुलिस स्टेशन में आते हैं और अपने इकलौते बेटे की हत्या का जुर्म कबूलते हैं। उसी समय वहां पर मरने वाले समीर शेख की पत्नी सबीना शेख भी आती है और कहती है कि ये कत्ल रहमत ने नहीं बल्कि उसने किया है। कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच? क्या सबीना सिर्फ अपने ससुर को बचाना चाहती थी? आखिर किसने मारा था समीर को? ठीक है, आपने मारा अपने बेटे को, तो बताइए लाश कहां पर है? सर, हाँ संतोष, हमारे पास एक केस आया जिसमें दो लोग एक ही कत्ल की बात कबूल रहे हैं। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है पता नहीं। तुम एक टीम लेकर उस लोकेशन पर जाओ जो रहमत शेख ने बताई है। यस सर। अब समीर की लाश ही सारा सच बोलेगी। सुमंत, इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें रिश्तों की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। रहमत जी, आपने पहले भी अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की है। इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा कदम उठाना ठीक समझा? हर बाप जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं करता है कि बड़ा होके उसी पर वो उंगली उठाए। समीर जब पैदा हुआ था तो हमारे घर में खुशियों का माहौल था। मुबारक हो। शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक हो। शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो। इसको गोद में ले लो। अरे वाह 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 वाह। कुछ 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 कुछ। मुझे तो लगा था कि मुझ पर जाएगा, लेकिन ये तो अपनी अम्मी पे गया है। खोलता है आंखें, खोलता है आंखें, खोलता है। चुक 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 चुक। उसने जब मेरी उंगली पकड़ी थी तो मैंने सोचा था बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करूंगा और बड़ा होकर वो मेरा सहारा बनेगा। ये देखो 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 देखो। ये वाला देखो, ये वाला देखो।
और ये देखो मंकी कैसे बोलता है। जब आप दोनों में इतना प्यार था तो फिर बाद में क्या हुआ? समीर मेरा बेटा नहीं, मेरा ख्वाब था। समीर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और बड़े होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। मगर एक एक्सीडेंट में समीर का बायां पैर खराब हो गया। पैर खराब होने की वजह से वो कभी भी दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाया। यही उसका एक इकलौता ख्वाब था जो पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने बाप होने के नाते उसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की हर तरह से कि बेटा पैर खराब होने की वजह से किसी इंसान की किस्मत नहीं खराब हो जाती है। प्यार से समझाया, डांट से समझाया, हर तरीका अपनाया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ समीर चिड़चिड़ा होता चला गया और फिर अपने आपे से बाहर निकल गया। ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के हिसाब से जब किसी इंसान को ऐसी चोट लगती है जिसका सीधा संबंध उसकी जिंदगी के लक्ष्य से होता है तो उसे गहरा आघात पहुंचता है। समीर की दिखने वाली चोट तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसका जो घाव था वो उसके जहन में अब भी बाकी था, जो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरे रिटायरमेंट को सिर्फ 5 ही साल बचे हैं। देख समीर, मैं तुझे अपने पैरों पर खड़े हुए देखना चाहता हूँ। दुनिया भी उसी का साथ देती है जो उनका साथ दे। अरे जिस तरह से तू चल रहा है ना, उस तरह से तू अपना ही साथ देने के लायक नहीं बचेगा। क्या रोज रोज की खिटखिट लगा के रखी है? अरे जिससे तू खिटखिट बोल रहा है ना, बड़ा होने के नाते समझा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक के कोर्स के लिए तुझे पैसे दिए थे, अपने निकम्मे दोस्तों के साथ तूने उड़ा दिए। जिंदगी मेरी है और मुझे खुद पता है मुझे कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी है। और आपने ये रोज रोज की ना लेक्चरबाजी बंद कर दो। अरे और कुछ नहीं तो अपनी इस छोटी बहन का ख्याल कर। कैसे करेगा इसका निकाह? मैं क्यों करूंगा इसका निकाह? आपने पैदा किया है ना, तो आप करेंगे इसका निकाह। और पैसे की इतनी फिक्र हो रही है ना, तो अम्मी को इतनी महंगी गोलियां देने के साथ साथ एक 4 रुपए की सल्फास की गोली दे दो। पैसे भी बचेंगे और उन्हें जन्नत भी नसीब होगी। आप ज्यादा परेशान मत होइए, समीर अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। अरे कब समझेगा अपनी जिम्मेदारियों को? मैंने तो सारी उम्मीद ही खो दी है। अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ऐसा करते हैं, उसका निकाह करा देते हैं। बीवी और बच्चों का बोझ इंसान को जिम्मेदार बना देता है। और फिर मेरी बीवी ने मुझे सलाह दी, किसी अच्छी लड़की को देखकर समीर के साथ उसका निकाह करा दीजिए। पहले मैं इस सलाह के बिल्कुल खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी समीर के साथ बर्बाद हो। और फिर मुझे बीवी की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े। मुझे भी उसकी जिद में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और फिर हमने समीर का निकाह सबीना के साथ करवा दिया।
देखने तो दे। अरे क्या हुआ? अरे सुहाग रात है मेरी, अरे निकाह हुआ है हमारा। सुनो तो, छोड़िए। अरे सुनो तो, छोड़िए हमें। छोड़िए। अरे नूर, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं आ गई हूँ ना, अब मैं संभाल लूंगी, मुझे करने दो। अभी कल ही तो आपका निकाह हुआ है और अभी से आप ये सब करोगी? नहीं नहीं, तुम ये सब छोड़ो, अब बस ससुराल जाने की तैयारी करो और ये सीखो कि सास ससुर का ध्यान कैसे रखते हैं। हाँ, मैं ये सब कर लूंगी। अरे भाभी, ये आपका हाथ कैसे कट गया? रुखसती के वक्त इधर उधर कहीं से लग गया होगा, ध्यान नहीं रहा ना। ये चाय हो गई? हाँ भाभी, मैं अम्मी अबू को चाय देती हूँ, आप सब्जी काट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जो समीर मेरे साथ कर रहा था, उसके बारे में मैं सिर्फ अपनी अम्मी को ही कह सकती थी। जब मैंने अम्मी को सब बताया तो उन्होंने मेरी इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। उनका कहना था कि हर निकाह में ये सब होता रहता है, मेरा निकाह नया है, इसीलिए शायद मुझे ये सब अजीब लग रहा है। अम्मी ने कहा कि मैं सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन समीर ने मुझे सब कुछ भुलाने नहीं दिया। मैं सब कुछ सहती रही। मैंने समीर के अम्मी और अब्बू को कुछ नहीं बताया। वो अच्छे लोग थे साहब, मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैरिटल रेप यानी कि पति द्वारा पत्नी का बलात्कार हमारे समाज का एक घिनौना आईना है और ज्यादातर केसेस में तो इस बात को हमारे समाज में दबा दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहां तक कि कई केसेस में तो पत्नियां इसे अपनी किस्मत मान बैठती हैं। लेकिन ये चुप्पी इस समस्या का हल नहीं बल्कि बलात्कार करने वाले को बढ़ावा देना है और यही समीर और सबीना के केस में हुआ। हमारे एक गलत फैसले से सबीना की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने सोचा था कि इस निकाह की वजह से हमारा बेटा समीर सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबीना की जिंदगी पर क्या गुजरेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। समीर की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल था। मेरे खून पसीने की कमाई है, तुझे अय्याशी में उड़ाने नहीं दूंगा मैं। अगर तेरी पैदाइश के वक्त मुझे पता होता ना कि इस घर में शैतान जन्म लेने वाला है तो उसी वक्त तेरा गला घोंट देता मैं। छाती पर लेके जाओगे पैसा? हाँ, करोगे क्या इसका? इस मरियल बुढ़िया पे खर्चा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। घर तो आपसे चलता नहीं, लेकिन जुबान दिन रात चलती है। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की ना तो इस घर के साथ साथ इस घर की हर चीज बेच दूंगा, समझे?
समीर की वो आदतें, उसका गुस्सा, उसका पागलपन, इन सब से कहीं ना कहीं घर को खतरा था, जो मुझे अब साफ साफ महसूस हो रहा था। आज उसने पैसे चुराकर हमारे साथ बदतमीजी की। कल को घर के सारे पैसे खत्म हो जाते, वो किसी भी नीच हरकत पर उतर सकता था। वो मेरी बेटी नूर को भी भेज सकता था, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने हर नाकाम कोशिश की उसकी गंदी आदतों को खत्म करने की, लेकिन उसकी गंदी आदतें खत्म नहीं हुई। इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, मार दिया उसे, मार दिया उसे। ये आदमी अपनी खिचड़ी पका रहा है सर। जहां पर इसने बताया था हमने पूरी तरह सर्च किया, पर बॉडी नहीं मिली सर। ठीक है संतोष, इसका मतलब सबीना ठीक कह रही थी। रहमत ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है। मैं सब कुछ सहती रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा साहब समीर को अकल आ जाएगी, वो एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन इस बार जो उसने किया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। हेलो जी, चाहिए आपको? घर के बाहर ये सब शराब क्या कम थी जो तुम की फांसी में उतर आए? तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? हाँ, तुझे तो मुझसे सारे मजे मिलते हैं ना, या मैंने कोई कसर छोड़ी है? अभी इसके आगे मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, जीऊं मरूं सोऊं पीऊं, तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? जो जिल्लत में बंद कमरे में सहती रही, वो अब पूरी दुनिया के सामने थी। साहब, एक औरत अपने शौहर की मार तो सह सकती है, लेकिन वफाई पर वार नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई साहब, मार डाला मैंने उसे, मार डाला मैंने। सबीना, तुमने अपने पति को कहां मारा और कहां ठिकाने लगाया उसकी लाश को? बोलो सबीना। साहब, यही मारा था मैंने उसे। हाँ मारा था, तो फिर लाश किधर है? मालूम नहीं साहब, यही होनी चाहिए थी। सुमित, एक काम करो, सारी एरिया चेक करो। सर, लाश कहीं नहीं मिली। सबीना, अगर तुमने अपने पति को मारा है तो फिर लाश किधर है? देखो, तुम बहू और ससुर पुलिस से झूठ बोलना बंद करो
क्योंकि पुलिस का डंडा जब घूमता है ना तो गड़े मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। एक लाश क्या चीज़ है? लेकिन साहब मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैंने उसे यही मारा था। और साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? झूठ तो वो बोलता है जो सज़ा से बचना चाहता है। मैं तो अपना जुर्म खुद कबूल कर रही हूँ। अब तक ऐसा लग रहा था कि रहमत और सबीना दोनों ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चार्जशीट फाइल करने से पहले समीर की बॉडी मिलना बहुत जरूरी था। क्या सबीना और रहमत एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या अब भी ऐसी कुछ बातें थीं जो उन्होंने दिल्ली पुलिस को नहीं बताई थी? और यही जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने समीर से जुड़े हर उस शख्स से पूछताछ शुरू कर दी जो कि समीर के परिवार को जानता था। अंदर जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर देखो। साहिब कहीं भी कुछ नहीं मिला। हाँ साहब, समीर और सबीना में मनमुटाव तो था। अक्सर उनके घर से मारपीट की आवाज़ें भी आती रहती थी। समीर के पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं समीर ऐसे कैसे निकल गया। अक्सर शराब पीकर हंगामा करना जैसे उसकी रोज़ की आदत हो गई थी। नशे में तो किसी को भी गालियां देने लगता था साहब। हम लोग तो उससे परेशान हो गए थे। एक रात को तो मेरे घर के बाहर आकर उसने बहुत सारी गालियां दी। रहमत भाई तो उससे परेशान हो गए थे। उनका तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया था उसने। झगड़ा तो उसका सबके साथ होता था साहब। बीबी को मारता था। एक रोज तो उसने रहमत चाचा को भी मारा था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। उस रोज तो रात को भी उसने रहमत चाचा के साथ झगड़ा किया था। सर ये केस खुद चल के हमारे पुलिस स्टेशन आता है और दो लोग खुद को मुजरिम बताते हैं। समीर के बारे में जो इन दोनों ने बताया, पड़ोसियों के स्टेटमेंट के हिसाब से समीर बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन सर क्या ये हो सकता है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो? ये हो सकता है कि समीर मिसिंग हो, मरा नहीं हो। और अगर वो मरा है तो उसकी लाश कहाँ है? क्योंकि सर जब तक हमें लाश नहीं मिलती हम कैसे मान लें कि समीर मर चुका है? सुमंत यही तो जानना है कि आखिर समीर की लाश गई कहाँ। और यहाँ ये दोनों सबीना और रहमत खुद की अपनी खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में कोई तीसरी कड़ी जरूर है जिसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा ये सारी गुत्थी सुलझाने के लिए। आप दोनों के बताए जगहों पे तो बॉडी मिली नहीं, तो बॉडी को आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? आखिर हुआ क्या? अब तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बाद समीर खुद आकर यहां पर अपने मर्डर की बात कबूलेगा। आखिर माजरा क्या है रहमत साहब? क्यों झूठ बोल के हमें घुमा रहे हो? अपनी उम्र का लिहाज करो। अच्छा नहीं लगेगा इस उम्र में अगर हमें अपने स्टाइल में आपको घुमाना पड़े तो। साहब मैंने ही मारा है अपने बेटे को। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और झूठ बोलकर फायदा क्या होगा? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अनीस से पूछ लीजिए। सर अनीस की कुंडली निकाल ली है। पहले भी 2 मर्डर और 3 हाफ मर्डर कर चुका है। फिलहाल बेल पे बाहर है। उसका घर का पता भी रहमत ने दे दिया है। सुमंत ऐसे लोग क्राइम के बाद उन अड्डों पे नहीं मिलते जहां पर वो अक्सर मिला करते हैं। यानी जरूर किसी बिल में छुपा होगा। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ चारों तरफ सर्कुलेट कराओ और अपने हर खबरी को आगाह कर दो। समीर की लाश का पता अब अनीस ही बता सकता है। अनीस कहाँ है? पता नहीं साहब, 3 दिन से घर नहीं आया। हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे।
सलाम साहब। कोई खबर नहीं साहब। दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा। ठीक है, अनीस की कोई भी खबर मिले पहले मुझे फ़ोन करना। ठीक है साहब, सलाम। अनीस वो रहा। साहब वो बुढ़ा झूठ बोल रहा है साहब, वो सटिया गया है साहब। सच्ची बता रहा हूँ, ये गलत काम मैंने कब के छोड़ दिए। हाँ ये बात सच है कि ये सब काम मैं करता था, लेकिन ये सब काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिया साहब। हाँ ठीक है, मैं उसके लड़के को जानता था, वो बुढ़ा हमारे एरिया में रहता था ना साहब। अब उसे किसी का नाम सूझा नहीं तो जबरदस्ती मेरा नाम ले रहा है साहब, फंसा रहा है साहब वो मेरे को। सच बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। अब तक इस केस में जितने भी नाम सामने आए थे उनमें से किसी को भी मुजरिम साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा सके। और कानूनन अब पुलिस इन तीनों को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकती थी, इसलिए मजबूरन उन्हें सबीना, रहमत और अनीस को छोड़ना पड़ा। रहमत साहब, फिलहाल हम आपको घर जाने दे रहे हैं, क्योंकि जब तक समीर की बॉडी नहीं मिलती हम कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। समीर की बॉडी को हम तलाश रहे हैं और बहुत जल्द इस केस की सारी परतें खुल जाएंगी। अनीस, अभी तुझे जाने दे रहा हूं, क्योंकि हम अब भी डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं, जिसके बिना ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन तू जब तक बेल पर बाहर है ना, इस थाने में शक्ल दिखाते रहना। हाँ साहब, शक्ल दिखाते रहूंगा साहब। सर ये बॉटल मिली है सर, और इसमें हल्का सा ब्लड भी दिख रहा है। मैंने कहा ना, पुलिस के सामने मैं जाऊंगा। सारी गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। नहीं अब्बू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी और नूर का ध्यान कौन रखेगा? क्या नूर से कोई निकाह करेगा जब सबको ये पता चलेगा कि समीर को आपने मारा है? नहीं अब्बू, ये सही नहीं है। सबीना, एक बार मैं तुम्हें दलदल में धकेल चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाप होने का फर्ज सही तरीके से नहीं निभा पाया,
अगर मैं ये फर्ज सही तरीके से निभाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जा रहा हूँ, तुम नूर और अम्मी का ख्याल रखना। अब्बू 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 सुनिए अब्बू। अम्मी नूर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब्बू बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं छुड़वाऊंगी अब्बू को। तुम अपना और अम्मी का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूँगी। वैसे भी इस घर को अब्बू की बहुत ज़रूरत है, मैं सब संभाल लूँगी। भाभी भाभी सुनिए तो। अरे सलाम साहब, जानते हो दोनों को? हाँ, ये दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। ये समीर है और ये अनीस है। आखिरी बार कब आए थे? ये कोई 4-5 दिन पहले, लेकिन उसके बाद नहीं आए। साथ में आए थे? दोनों साथ में आए थे और दोनों साथ में यहाँ से गए भी। फिर उसके थोड़ी देर बाद अनीस आया और एक बोतल लेकर यहाँ से चला गया। कौन सी बोतल ले गया था अनीस? ये वाली सर। क्या अनीस, मर्डर भी अकेला करेगा, बॉडी का क्रियाक्रम भी अकेला करेगा? बड़ा खुदगर्ज टाइप का है रे तू। थाने तो साथ साथ चलेगा ना? पकड़ उसको, पकड़। वो तो शादी कर रहा था। चलेगा साले थाने तू? चल। मर जाएगा साहब पे। सब मर जाएगा। बता दो साहब, सब सच बता दो साहब। मैंने ही समीर को मारा था साहब, लेकिन इसकी सुपारी रहमत चाचा ने दी थी साहब। एक दिन वो घर पे आए थे साहब। मैं तो कहता हूँ चाचा, एक बार फिर से सोच लो। हमारा क्या जाएगा, तुम्हारा बेटा चले जाएगा। अरे बेटे की सुपारी दे रहे हो, किसी दुश्मन की नहीं। बोले तो उसके हाथ पैर ही तोड़ देता हूँ, इतने में सुधर जाएगा वो। चल नीस, ज्यादा हो गई आज। तू कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा, और कैसे? आज भी गाड़ी लेके आया तू? हाँ चल। डाल दो शीला, फिर मैं घर चला जा मुन्नी को लेके।
अनीस, तेरे बाप ने तेरी सुपारी दी थी, मारना तो था ही तुझे। तो फिर लाश जलाने की नौबत क्यों आई? साहब, आप लोगों को मुझ पे शक हो गया था, इसलिए मैं भी डर गया था साहब। इसलिए मैंने फैसला किया कि लाश को जला डालूं साहब। तो साहब, वो लाश ही नहीं रहेगी तो फिर सबूत ही नहीं रहेगा ना साहब। मैं अपने गुनाहों की सज़ा तो पाना चाहता ही था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा गुनाह सिर्फ उतना नहीं है जिसकी कोर्ट सज़ा देगा। मैंने सबीना की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं समीर को गलत रास्ते पर जाने से रोक ना सका। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। सारी गलती मेरी है। शराब या किसी भी प्रकार का नशा इंसान को खोखला बना देता है, और जब नशे की लत नशा करने वाले के ऊपर हावी हो जाती है तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज हमारे देश में ऐसे कई रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं जहां पर इस नशे की आदत से निजात दिलाने के लिए फ्री सहायता भी दी जाती है। और यही नशे की लत समीर के परिवार को भी तबाह कर रही थी, लेकिन रहमत ने जो किया उसने इस पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। हम सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान नहीं हो सकती। रहमत के एक गलत फैसले का हर्जाना आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार का सबसे समझदार और जिम्मेदार सदस्य रहमत शेख आज जेल की सलाखों के पीछे है। समीर की बॉडी रिकवर होते ही रहमत और अनीस को हत्या और हत्या की साजिश के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अब अपनी बची हुई जिंदगी वो जेल में गुजारेंगे। रहमत का फैसला आज उसके लिए एक सबक बन गया और हम सब के लिए सीख कि कैसे गलत फैसला पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को और सीख हम सबको। जय हिंद। बस भैया इधर रुकना। कितना हुआ भैया? बस ठीक है, रहने दीजिए। साहब, रश्मि मैडम आई है। अब बैठो। हाँ, रश्मि आ गई तुम? हाँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम स्टडी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। साहब, मेरा काम हो गया है, मैं रुकूं या जाऊं? नहीं, जाओ तुम। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जिसके लिए तुम आई हो। लेकिन दरवाजा खुला है। डोंट वरी, कोई नहीं है घर में। सर, एक बात पूछूं? अभी पूछना जरूरी है क्या? हाँ।
शादी कब करेंगे? जरूर करें। मेरा वनीता से डिवोर्स होते ही। शैतान का नाम लियो। नॉनसेंस। हाँ बोल। जी मैं निकल गई हूँ यहाँ से, कल सुबह पहुँच जाऊँगी पुणे। हाँ ठीक है। वर्कशॉप कैसा रहा? हाँ ठीक होता। आपने खाना खाया? वो सरिता आ रही है ना टाइम पे? हाँ सब ठीक है। हैव अ सेफ जर्नी। अच्छा सुनो ना वो। अरे मैं क्लाइंट के साथ हूँ विनीता, कल डेट है उसकी। सॉरी ठीक है मैं रख फोन रख। वो सुबह सुबह पहुंच रही है, तुम निकलो अभी। सर आपने डाइवोर्स पेपर फाइल किया? नहीं। लेकिन सर कम ऑन रश्मि। रश्मि एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना रश्मि कि ये डिवोर्स केसेस कोर्ट में कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट पे हो जाए। अनीता जानती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। लक्ष्मण चल, लेट हो रहा है। आप आज जल्दी निकल रहे? हाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है चाय पी के जाइए, मैं फटाफट बना देती हूँ। बोलो ना एक बार, जरूरी काम है। बात समझ में नहीं आती? सॉरी मैं तो बस। नहीं मेरी माँ, अब ये सुबह सुबह रोना धोना मत शुरू कर प्लीज। चाय ला खटखट सकाई सकाई। हो गया तमाशा देख के? चल गाड़ी चालू कर चल। हाँ साहब। ले और ये ले। अबे तू भी डालना। ये ले ये बिक्की है 20 पकड़। खत्म है। चल ले चल ले 20। फटफट चल भाई, संभाल ले भाई। को लेके जा रहा है। सच में थोड़ा सा राजू नेवले नाम है ना तेरा? सुपारी ले रहा है? किसको मारा? किसको ने मारा है? चपत्ता रिवॉल्वर? किसी को नहीं मारा ना? हाँ बोल, ये कहाँ से आया? क्या है? बता लो सामान मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूँ साहब। मैं तो छोटा मोटा झोल करने वाला आदमी हूँ साहब। वो 3 महीने पहले एक वकील का सुपारी मिला था, तभी ये मिला था अपन को। वकील को मार डाला? नहीं सब अपन ने उसको नहीं मारा, पर जिसको मारना था वो तो बच गया। लेकिन क्या? वो गलती से एक औरत टपक गई। 3 महीने पहले एक शूटआउट में एक औरत अपनी जान गंवा बैठी और उसकी 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हमला उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए प्लान किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक गई थी, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक की वजह से हिरासत में लिया गया राजू नेवले पुलिस का जवाब था? आखिर ये कौन सी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में पुलिस को इतना वक्त लग गया? आखिर क्या हुआ था 3 महीने पहले? मिस्टर खांडेकर, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं बहुत महंगा वकील हूँ। कल शाम तक मेरे ऑफिस में पैसे नहीं पहुंचे तो मैं परसों कोर्ट में खड़ा नहीं रहूंगा। साहब पान वाले के उधर रुकना है? रोज रुकता है ना, तो आज क्यों पूछ रहा है? दिमाग नहीं चला सकते? नॉनसेंस। चल लवकर चल लवकर चल।
सबसे कामयाब क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेन गोखले पर जानलेवा हमला हुआ। मिस्टर गोखले तो बच गए, लेकिन इस हमले में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस औरत की 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। पुलिस ने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा और फिर मिस्टर गोखले के प्रोफेशनल सर्कल में छानबीन शुरू की, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा। हमला करने वाले को बस एक ही शख्स ने देखा था और वो था एडवोकेट गोखले का ड्राइवर लक्ष्मण। बेटा बिस्किट खाना। मुझे मम्मी के पास जाना है। रोना नहीं बेटा, बिस्किट खा ले थोड़ा। काय शिंदे, बराबर है साहब, बराबर है। ऐसे ही दिखता था वो। ठीक तरह से देखो। हाँ साहब, सेम टू सेम। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, 3 दिन हो गए मुझ पर अटैक होकर और आप बोल रहे कि नो क्लू। लगता है मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। जरूर कीजिए, वो भी यही बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका रहता है। आप अगर अपनी तरीके से काम करते रहोगे ना तो यहाँ मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लगता है आपको इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक निर्दोष औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। बेफिक्र रहिए, कम से कम उनके लिए ये केस सॉल्व होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस बच्ची का कोई नहीं है? आप एक काम करो, उस बच्ची को इसकी संस्था में भर्ती करो। क्या नाम है तुम्हारी संस्था का? बैठो नीचे बैठो। आई से घर। हाँ, आई से घर। उस बच्ची का स्पॉन्सरशिप मैं दे दूंगा। देखते हैं। मिसेस गोखले, आपको किस पे शक है? हाँ? I mean, आपको क्या लगता है? क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? बोलो ना, क्या लगता है, बोलो। इट्स ओके मिसेस गोखले, उनको चाय दीजिए। एक्चुअली जब से अटैक हुआ है डर सी गई है। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मिस्टर गोखले, आप दोनों और ड्राइवर छोड़ के यहाँ कौन कौन है? कोई नहीं। मतलब? वैसे एक काम वाली बाई आती है, वो यही पास में बस्ती में रहती है, और हमारा माली हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, मुझे उनके नाम और फोन नंबर दीजिए। जी अभी देती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ दादो, स्केच बन गया? गुड। सगळ्या पोलीस स्टेशनला पाठवा, मुझे भी मोबाइल पे भेज दो। हाँ, ये शूटर हाथ आते ये सुपारी किसने दी इसका पता चलेगा। अच्छा, वो बच्ची ने कुछ खाया? ठीक है, उसके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े मंगवाना, पैसे मैं देता हूँ। ये नाम और नंबर्स, और ये मेरा कार्ड उस बच्ची के लिए। थैंक्स। अब कैसी है वो? माँ के हाथ से ही खाऊंगी बोलती है। अक्सर यही होता है, गलती करता कोई और है और सजा किसी और को मिलती है। गोखले की बीवी वनीता, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। सर आपको क्या लगता है इस हमले में उसका हाथ है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गोखले और उसकी बीवी के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है, और अगर ये बात सही है तो गोखले को मारने के लिए उसके पास पूरा मोटिव है। कांट से शिंदे सर, उस बच्ची को कल सुबह इस आश्रम में दाखिल करना, मैंने बात की है। बच्ची का और जो कुछ भी सामान है वो मैं मंगवा लूंगी। चल बेटा, डरो मत। देखो, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। मेरा नाम वनीता आंटी है, और तुम्हारा? तो माँ के पास जाना है। मैडम तो बहुत ही अच्छी है, कभी कुछ नहीं बोलती मुझे, चाहे छुट्टी लेनी हो, पैसे चाहिए हो। मेरा मतलब किसी से दोस्ती, आना जाना नहीं। और साहब? वो क्या है ना साहब, हमारे साहब का थोड़ा बाहरी ध्यान ज्यादा रहता है। मतलब तुम्हारे मैडम का और साहब का झगड़ा होता है? अब क्या बताओ साहब, हमारे साहब का चक्कर चल रहा है।
अरे मेरी माँ, ये रोना बंद करा। रश्मि ने ये आई लव यू का मैसेज मुझे गलती से भेजा होगा। हाँ? अरे उसे अपनी बॉयफ्रेंड को भेजना होगा गलती से। थम, तुला पुरावा पाहिजे ना? 1 मिनट थांब, देख ले। 1 मिनट थांब जरा तू। हेलो हाँ रश्मि, क्या नाटक है ये? ये अपने बॉयफ्रेंड वाला मैसेज मुझे क्यों भेजा है तूने? तुम्हें पता है यहाँ पे कितना बड़ा पंगा हुआ है? जानती हो तुम? हाँ? क्या सॉरी क्या? फोन रख। नॉनसेंस। उसने मैसेज में लिखा था आई लव यू सर। एक बात बताओ मुझे, कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सर बुलाती है? हाँ, चलो बात करने में मतलब ही नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग। झगड़ा तो बहुत होता था साहब, दोनों एक दूसरे पे शक करते। दोनों? हाँ साहब, मेम साहब का भी एक दोस्त है ना, जनार्दन, जब साहब नहीं होते तब आता है। छोड़ दो ये सब, बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों शादी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। डिस्टर्ब किया मैंने? ठीक, हाँ तो बोलो, चला जाता हूँ ऑफिस। फिर चलने दो तुम्हारी रात लीला। क्यों? गोखले, मुंह संभाल के बात करना। चुप रहे, घर मेरा है, मुंह मेरा। तू कौन होता बोलने वाला? और तूने तो घर की कोठी बना दिया। गोखले, सॉरी एक दो बार तो उसने वनिता पे हाथ भी उठाया था। उस दिन मौका मिला इसलिए बहुत मारा साले को। वैसे तुम्हारी और मिसेस गोखले की दोस्ती कब से है? कॉलेज के टाइम से। तुम शादी करना चाहते थे? हाँ, 3 बार प्रपोज किया था, तीनों बार रिजेक्ट। इसीलिए मिस्टर गोखले को मारने की सुपारी दी तुमने? नहीं साहब, और जिस दिन उसे मारना होगा ना साहब, मैं खुद जाके मारूंगा। ये ऐसे सुपारी उपारी नहीं दूंगा। जब हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं पनवेल गया था। जैन सर। यादव जनार्दन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? जी सर, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो इस शहर में नहीं था, और कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है। फिर भी नजर रखना उस पे। जी सर। ज्यादा प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पे तो सब क्लियर लगता है। मुझे लगता है कि हमला किसी करीबी इंसान ने किया है। मतलब? आई डोंट नो, लेकिन मेरी सोच उसके बीवी तक आकर रुक गई है। क्योंकि जनार्दन बोल रहा था कि सुरेन गोखले का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एक काम करो, उसके ड्राइवर को बुलाओ। हमारा साहब है ना एकदम राजा आदमी, लड़की लोग पीछे पीछे भागता था, क्या बोल बच्चन करता था पता नहीं, लेकिन लड़कियां पागल हो जाती थी। मतलब एक साथ कितने लफड़े करते हैं वकील साहब? नहीं साहब, वो मामले में हमारे साहब ना एकदम पक्का, एक टाइम पे एक खत्म हो जाने के बाद फिर दूसरा। तो कोई लड़की तेरे साहब के गले में कभी हड्डी बन के नहीं अटकी? नहीं साहब, हमारा साहब मस्त हैंडल करता था। हाँ, पर एक लड़की थी जिसने हमारे साहब को बहुत रुलाया। गाड़ी में फुल एसी होता था, मगर साहब के पसीने छूट जाते थे। कौन थी वो लड़की? पल्लवी, साहब की असिस्टेंट थी। या साहब या। आपने तो रेडी मार दी और आप रेड हैंड पकड़े भी गए। सॉरी सर। ऑफिस मेरा है, असिस्टेंट मेरी है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या डर। बैठिए ना। थैंक यू। पल्लवी का भी डर नहीं था, फिर भी बाद में क्या हुआ ये आप जानते हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वो मेरा पर्सनल मैटर है। गोखले साहब, आप चाहे ना चाहे आपको बोलना पड़ेगा। अटैक में बेवजह एक औरत की मौत हुई है। पल्लवी मेरी असिस्टेंट थी, हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती या और कुछ? अब आप ही बताइए, कोई खूबसूरत लड़की अगर खुद मेनका बनने पर उतर आए तो आज के जमाने में कौन विश्वामित्र बनना चाहे?
सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसी दौरान एक दिन कुछ काम के सिलसिले में मैंने पल्लवी को घर पे बुलाया था। सर हैं घर पे? हाँ। आप कौन? मैं पल्लवी, सर के ऑफिस में काम करती हूँ। सर ने बुलाया है मुझे। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ मेम साहब, हाँ माली आके गया। नहीं, साहब तो आज घर पे ही है। आप बस भगवान जी का दर्शन करो वहां पे। आगे क्या हुआ? हेलो। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, एकदम से पाँव ट्विस्ट हो गया। ओके बैठो 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 यहाँ पे बैठो। कहाँ पे दर्द हो रहा है? सर यहाँ दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सर। अच्छा रुको, मैं मलहम लेके आता हूँ। सर मलहम की कोई जरूरत नहीं है, आपके छूने से ही दर्द कम हो गया। एक मिनट। आपके हाथों में तो जादू है सर। सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी? पल्लवी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपनी इस शादीशुदा जिंदगी की मर्यादा को तोड़ दूंगा। मर्यादा? प्यार को कोई मर्यादा रोक थोड़ी ना सकती है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम एक काम करते हैं, आप मुझे वकालत सिखाइए और मैं आपको प्यार करना सिखा दूंगी। कुछ भी करके वो मेरी शादी तोड़वाना चाहती थी। लेकिन कुछ नहीं, मैं अगर शादी करूंगी तो बस आपसे, वरना नहीं करूंगी। क्या आप अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो बस आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? प्यार में ये सब नहीं सोचा जाता। आप बस जल्द से जल्द अपनी बीवी को नोटिस भेज दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो पल्लवी? कि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता। शादीशुदा होके मेरे साथ में बाकी सब कुछ करना आपके लिए आसान था। मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअली हुआ था, कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं था। वो बहुत ही पीछे पड़ गई तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके फोन कॉल्स बढ़ते गए और एक दिन अचानक वो ऑफिस पहुंच गई। क्यों तंग कर रही हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ पैसों की जरूरत। कितने चाहिए? 5 लाख रुपए। 5 लाख? दिमाग ठिकाना है तुम्हारा? नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे मेरी जॉब वापस दे दो। देखो पल्लवी, ब्लैकमेल है। डोंट क्रॉस द लाइन। लाइन तब क्रॉस होगी जब मैं तुम्हारा पूरा सच मीडिया के सामने लाऊंगी। और जब मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे कैमरा लेके घूमेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा
मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, सोचा पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी तो पैसे भी दिए और जॉब भी दी, लेकिन शायद उसे मुझे तंग करने में मजा आने लगा था। मेरे एक क्लाइंट की फाइल उसने ऑपोजिट लॉयर को बेचने की कोशिश की और पकड़ी। फिर एज पर द गाइडलाइन उसे अपना लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस खोना पड़ा। उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उसका फोन आया, लेकिन इस बार मैं अलर्ट था, तो मैंने वो फोन कॉल रिकॉर्ड किया। मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनना है। मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? कि तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस चीज के पैसे मांग रही हूँ। देखो पल्लवी, तुम मुझे ना कुछ देखना है और ना ही सुनना। मुझे जो कुछ भी कहना था ना, मैं तुम्हारी बीवी से कह चुकी हूँ। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना, तो कल मैं सबके सामने बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज प्लीज पल्लवी, स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके। नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब उसने आपकी बीवी को सब कुछ बता दिया था? हाँ, मैं जानती थी। पल्लवी सुरेन की पहली असिस्टेंट थी। इतनी बड़ी बात आप बताना ही भूल गई, ये तो हो नहीं सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस सब से अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बस बाहर निकलना है इस सब से। मुझे पता है सुरेन बदलने वाला नहीं है। मुझे खुद ही कोई नया मकसद ढूंढना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। अवनी जैसा कोई मकसद। सर, जहां तक सबूत कहते हैं, अब तक पल्लवी के पास एडवोकेट गोखले को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मोटिव तो एडवोकेट के बीवी के पास भी है जादव, शायद जनार्दन। फिलहाल हम वनीता और पल्लवी पे फोकस करते हैं। वनीता के हर मूवमेंट की मुझे खबर देना, और उस एडवोकेट के ऑफिस से पल्लवी का एड्रेस ले लो और उसे ले आओ। पड़ोस वाले से पूछ जी। क्या पल्लवी नाम की लड़की यहीं पे रहती है? हाँ, रहती तो है, अकेली रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों से दिखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ साहब? अच्छा, इस घर के मालिक कहाँ रहते हैं? सर, पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड्स। लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, अटैक के बाद उसका मोबाइल बंद है। लास्ट लोकेशन स्वारगेट बस डिपो था। शायद शहर छोड़कर गई है। कमाल करते हो आप लोग। एक अनजान लड़की को फ्लैट किराए पर देते हो और उसके कुछ डिटेल्स तक नहीं रखते आप। एग्रीमेंट तक नहीं बनवाया आपने। साहब, लेकिन लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, खुद लॉयर भी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो डिटेल्स है उसके। ज्यादा तो कुछ पता नहीं साहब, लेकिन बोलने में बहुत बार नासिक का नाम आता था। नासिक? हाँ। नासिक में कौन रहता है उसका? उसकी माँ रहती है उधर, बहुत बीमार रहती है। सर, ये पल्लवी का फोटो गोखले के ऑफिस से मिला। ये फोटो नासिक पुलिस को भेजो, सभी इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ। उनको बोलो खास करके हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर पे नजर रखो। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शहर के एक कामयाब वकील पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस की काफी कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जहां कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें इंसान समाज के सामने लाना नहीं चाहता, और अक्सर इंसान के अतीत में बने ये नाजुक रिश्ते ही उसकी वर्तमान जिंदगी में मुश्किलों को जन्म देते हैं। एडवोकेट सुरेन गोखले की जिंदगी का एक ऐसा ही नाजुक मोड़ था उनकी पुरानी असिस्टेंट और प्रेमिका पल्लवी। सुरेन गोखले का यह कहना था कि पल्लवी ने ही उसे अपने साथ नाजायज रिश्ता रखने पर मजबूर किया था, पर क्या यह सच था? और अगर यह सच नहीं था तो फिर सच्चाई क्या थी? और अब यह उलझन सिर्फ पल्लवी ही सुलझा सकती थी। यही है पल्लवी।
हाँ माँ, चाहिए आपको पानी? हाँ भैया। पल्लवी, जी, आप कौन? PSI जादव, पुणे। प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके, नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। यस सर, ये कॉल मैंने ही किया था, ये आवाज मेरी ही है। और क्या मतलब है इसका? सर और क्या मतलब हो सकता है? जो कुछ भी है मैंने साफ साफ कहा है। आपने एक रेप्यूटेड लॉयर को पैसों के लिए धमकी दी है। हाँ सर, मैंने धमकी दी है, लेकिन उसी रेप्यूटेड लॉयर के सामने मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पैसों के लिए भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कॉल मेरा 7वां 8वां कॉल है उन्हें। इससे पहले के कॉल्स नहीं सुना उन्होंने आपको? लेकिन मिस्टर गोखले आपको पैसे क्यों दे? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के, मेरा करियर खत्म करने के पैसे सर। मतलब? सर मेरा बार लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेरी नौकरी चली गई, सिर्फ और सिर्फ उस सुरेन गोखले की वजह से। लेकिन तुमने खुद चुना है ना ये रास्ता। सर कोई भी लड़की ना इस रास्ते को खुद नहीं चुनती है, इस रास्ते पे मुझे जबरदस्ती धकेला गया है। क्या हो गया? अरे मैडम, क्यों? कुछ नहीं, एकदम से पावर ट्विस्ट हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अंदर आओ, तुम जाओ काम करो अपना, मैं देखता हूँ। आराम से आराम से। अच्छा ये मलहम लगाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक लग रहा है? अब थोड़ा ठीक है सर। लो जूस पी लो। थैंक यू। सर मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ वो बाहर धूप बहुत है ना, कहीं तुम चल के तो नहीं आई हो? नहीं सर। वेरी सॉरी पल्लवी, कल हम इतने करीब थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पल्लवी मैंने कभी कहा नहीं, बट आई लव यू। कुछ दिनों तक उसके झूठे प्यार का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत धमकियां देने के बाद में मुझे मेरी जॉब वापस मिली। और दोबारा जॉब पे आने के बाद तुम्ही ने तो फाइल का लफड़ा किया था ना? बिल्कुल नहीं, ये सब उसका प्लान था, मुझे फंसाने के लिए, मुझसे छुटकारा पाने के लिए। उसी ने मुझे वो फाइल दी थी एक आदमी को देने के लिए, और प्लान के अकॉर्डिंग उसने ये प्रूव कर दिया कि वो आदमी दूसरे वकील का था, और बार एसोसिएशन में मेरी कंप्लेंट कर दी, और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्यों किया तुमने ये सब?
तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बादी क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं है मेरी जान। अब तो सिर्फ लाइसेंस गया है, ज्यादा आवाज की ना तो सब कुछ छीन सकता है। यहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर जिंदगी से उठा सकता हूँ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आउट। अगर ये लड़की सच कह रही है तो सूर्य ने काफी सारी बातें हमसे छुपाई है, जिन बातों में ही उसके ऊपर जो हमला हुआ उसका सुराग है। सर एडवोकेट गोखले की बीवी ने दूसरे वकील की मदद से अपने डिवोर्स पेपर तैयार करवाए। हमले से पहले या बाद में? पहले सर, 2-3 हफ्ते पहले। सर अगर वनीता ने डिवोर्स पेपर इतने पहले तैयार करवाई रखे तो फिर अब तक उसने अपने पास क्यों रखे, फाइल क्यों नहीं की? जाहिर सी बात है दादा, डिवोर्स हुआ तो आधी प्रॉपर्टी, पति मर गया तो पूरी। एडवोकेट सुरेन गोखले पर हुए हमले को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था और हमलावर की तलाश अब भी जारी थी। सुरेन गोखले की निजी जिंदगी में जैसे रिश्तों की गुत्थी सी बन गई थी। उसके हर जायज और नाजायज रिश्ते के पास उसे मारने की वजह थी, जैसे कि उसकी पत्नी वनीता, जो सिर्फ समाज में होने वाली बदनामी के डर से इस खोखले रिश्ते को ढो रही थी। दूसरी थी पल्लवी, जो एक वक्त सुरेन गोखले के बहुत करीब थी, लेकिन आज उनके बीच की दोस्ती और प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी। और अब पुलिस के शक के दायरे में तीसरी थी गोखले की आज की असिस्टेंट रश्मि। कब से एडवोकेट सुरेन गोखले के पास काम कर रही हो? यही कोई 7-8 महीने हुए हैं। क्या काम करती हो? असिस्टेंट हूँ उनकी, केस सॉल्व करने में हेल्प करती हूँ, रेफरेंसेस निकाल के देती हूँ, अपॉइंटमेंट्स, कोर्ट डेट्स वगैरह एडजस्ट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सब कुछ मतलब और क्या क्या करती हो? बोलो, आप क्यों चुप हो? प्रॉमिस किया है उसने शादी का। हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। पहले बीवी से तलाक के बाद या वैसे ही? ऑफ कोर्स तलाक लेके। अच्छा डोंगरे मैडम, पल्लवी, सुरेन गोखले के एक्स असिस्टेंट। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। पूरा? तुम्हें भी यही कहा होगा ना, बीवी को सोशल वर्क से फुर्सत नहीं मिलती, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। सब झूठ। तुमने कुछ चीटिंग की थी ना सर के साथ? कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेकंड पार्टी को दे दिए थे, राइट? डिवोर्स फाइल किया उन्होंने? नहीं, अब तक तो नहीं किया, पर जल्दी कर देंगे। जिंदगी भर भी इंतजार करोगे ना, तब भी वो अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देंगे। पहली दफा जूस में नशीली दवाई मिला के पिलाई ना, मुझे भी पिलाई थी, और फिर अपने बच्चे ना होने की दुख भरी कहानी सुनाई तो बोला कि बीवी को डिवोर्स दे दूंगा। थोड़े टाइम बाद जो उसने मेरे साथ किया ना, वही वो तुम्हारे साथ करेगा। पहले अपनी जिंदगी से और बाद में नौकरी, दोनों से निकाल देगा, और पूरा इंतजाम करेगा कि आगे तुम बतौर लॉयर किसी के साथ काम नहीं कर सको। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किसका साथ देना है, हमारा या सुरेन गोखले का। अरे आइए आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। किस बात का ताज्जुब हो रहा है आपको? एडवोकेट गोखले को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल लॉयर था, इसलिए वो कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया। दूसरी तरफ वनीता ने जो डिवोर्स के पेपर्स बनवाए थे, उनमें साफ साफ लिखा था कि उसे सुरेन की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। सारा इन्वेस्टिगेशन जैसे एक डेड एंड पर आकर रुक सा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार हमला करने वाला शख्स उनके हाथ लगी गया। ये कह रहा है कि 3 महीने पहले इसने किसी वकील को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन वकील मरा नहीं था। किसने दी थी सुपारी? सब मैंने उसको एक ही बार देखा था सब, वो धंधे वाला नहीं लग रहा था सब। सच बोल। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सब। आई शपथ सब,
उससे खाली टारगेट का फोटो और पैसा दिया था, वो भी एक साथ दिया था साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझसे ये बोला था कि उसको खाली डराना, मारना नहीं। वो स्केच लेके आओ गोखले पे अटैक करने वाले का। जादव एक काम करो, गोखले वकील और उसके ड्राइवर को ले आओ। योगा क्या साहब, आज कौन सी नई कहानी सुनाने वाले? उन लड़कियों के कहने पे आपने मुझे अंदर किया, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या चीज हूं। अरे नहीं 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 गोखले साहब, क्या आप भी, बल्कि इस बार तो अच्छी खबर है, आप पे हमले की सुपारी देने वाला पकड़ा गया है। अपने साहब को मारने की सुपारी क्यों दी? और उसे क्यों मार रहा? गोखले, आपको मारने की सुपारी आप ही के ड्राइवर ने दी थी। एक औरत की जान गई है इस हमले में, मर्डर का चार्ज तो पक्का है तुझ पे। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। चुप हो जा, तूने कहीं बोला ना, आपने किया। अरे चुप हो जा, कुछ नहीं होगा तुझे। जानता है ना तू कितने बड़े वकील का ड्राइवर है तू? नहीं वो मैं नहीं जानता, मेरे को जिंदगी भर नहीं सड़ना जेल में। मैंने साहब को मारने की सुपारी दी थी ना, वो मेरे साहब के कहने पे दी थी। स्टेटमेंट देगा? देगा। जादव, इसे स्टेटमेंट ले लो और अरेस्ट वारंट निकालो। गोखले को इस बार जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ले जाओ। गोखले साहब, अब कितने भी बड़े लॉयर क्यों ना हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को मारने की सुपारी, इसमें एक बेकसूर औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। वजह आप बताओगे कि? हाँ मैंने वो अटैक करवाया था। मुझे छुटकारा चाहिए था पल्लवी से। मुझे लगा अब पैसों के लिए जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। अच्छा प्लान। अब सुपारी के चक्कर में उसे अरेस्ट करोगे और अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस बार तुझे जमानत नहीं मिलेगी, देख लेना। आईचं पत्र हरवलं, ते मला सापडलं. 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 आईचं पत्र हरवलं. माँ मुझे भूख लगी है. क्या कहा आपने? वापस कहो। माँ मुझे भूख लगी है. अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वरदान बन जाता है, और अगर इसी ज्ञान का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया जाए तो ये श्राप बन जाता है। एडवोकेट सुरेन गोखले के पास भी नॉलेज थी, ज्ञान था, उसका कानून का अभ्यास, लेकिन उसने उस अभ्यास को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। गोखले ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था अपने आप पर हमला करवाने का, जहां गोली तो उस पर चलेगी लेकिन निशाना बनेगी पल्लवी। गलत इरादे मन में रखकर काम करने वाला कोई ना कोई गलती तो करता ही, और हर गुनहगार कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस पूरे खेल में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और एक मासूम बच्ची बेसहारा हो गई। जिंदगी में बना एक गलत रिश्ता पता नहीं कितनी और गलतियों को जन्म देता है, और ना जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।